नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, विवेक ठाकुर होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चैटर्जी और सरदार आरपी सिंह होंगे। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा में देवेंद्र फडणवीस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। तो अगले साल ये 5 राज्यों में चुनाव है। यहां बीजेपी ने एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंकते हुए कह सकते हैं अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रभारी है, जिनको एक अहम जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, वो उसकी नियुक्ति कर दी गई है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। अखिलेश, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी जिन 5 राज्यों के नियुक्त किए गए हैं, ये जो नाम सामने आए हैं, चुनाव करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा गया? एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इसमें। उत्तर प्रदेश भी एक अहम राज्य है जहां चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, और धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। ये काफी बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर से सरकार वो बनाए। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपको बता दूं कि कई महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी इससे पहले वे संभाल चुके हैं, जिसमें कि बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, और यहाँ के वो चुनावी प्रभारी रह चुके हैं। कई राज्यों में उन्होंने पार्टी को सफलता भी दिलवाई है। उनके साथ अनुराग ठाकुर को लगाया गया है, जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। इसके अलावा विवेक ठाकुर को भी उनके साथ जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने अपना चुनाव प्रभारी बनाया है। उत्तराखंड में जहां की बीजेपी की सरकार है, प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बीजेपी ने अपने चुनावी प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव प्रभारी होते हैं वो जो राज्यों के प्रभारी होते हैं उनसे अलग होते हैं, क्योंकि राज्यों के प्रभारी संगठन की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के समय पर बीजेपी ये जिम्मेदारी देती है और इसमें केंद्रीय मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ऐसे में जहां पर कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की अभी सरकार है और जहां पर कि वो सरकार वापस लाना चाहती है, इन मंत्रियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर चुनाव प्रभारी, जैसा कि हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा बता रहे हैं, राज्यों के जो प्रभारी हैं उनसे अलग होते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो नाम सामने आए इनको दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रभारी होंगे। गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम। तो 5 राज्यों में जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नाम सामने रख दिए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के कोलकाता के करीब जगत दल के घर पर आज सुबह बम से हमला किया गया। बाइक सवार 3 लोगों ने सुबह 6:30 बजे उनके घर पर 3 बम फेंके। इस दौरान हालांकि सांसद अर्जुन सिंह अपने घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे और अब वो कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर चिंता जताई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, जबकि तृणमूल सांसद कुणाल घोष का कहना है कि यह बीजेपी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। और अब बात करते हैं कांग्रेस के यू टर्न की। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं और भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी ने पहले तय किया था कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपना उम्मीदवार ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं उतारेगी। ममता बनर्जी आज दक्षिणी कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी और भवानीपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, जो कि 30 सितंबर को यहां पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ये फैसला, अपना उम्मीदवार कांग्रेस जो नहीं उतार रही ममता के खिलाफ, ये फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से लिया गया है। আমি তো বলে দিলাম কংগ্রেস দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, ভবানীপুরে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনো প্রার্থী দেবে না, কোনো প্রচার করবে না, প্রচার করবে না মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে ভবানীপুরে। প্রচার করবে না মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে, সমর্থন অসমর্থন জানা, মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আমরা প্রচার করবো না। দেখবো ওগুলো, ওটা লোকালি হবে।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कल अयोध्या में उन्होंने रैली की शुरुआत के जरिए किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ भी गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि वो मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है। अयोध्या के रुदौली कस्बे में ओवैसी की पार्टी की यह पहली चुनावी जनसभा है। रुदौली एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है जहां 27% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। ओवैसी ने यहां से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ओवैसी पे इल्जाम लगता है कि वो गैर बीजेपी वोट काटने के लिए आए हैं। इस पे वो कहते हैं कि सपा बसपा से भी अलायंस के लिए उनके ऑप्शन खुले हैं। हाँ। क्यों ऐसा क्यों समझती सपा बसपा आपसे, क्यों डरती है यहाँ पे? अब अल्लाह की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। ओवैसी ने आज लखनऊ में प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को एआईएमआईएम की सदस्यता दिलाई। अतीक इस वक्त अहमदाबाद जेल में हैं। अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। योगी सरकार ने अतीक और उसके साथियों की 325 करोड़ की जायदाद या तो जब्त कर ली है या गिरा दी है। उसके 60 साथियों के असलहों के लाइसेंस रद्द हो गए हैं। उन पर 21 मुकदमे किए गए हैं। उनमें से 9 लोग जेल भेजे गए हैं। बाहुबली नेता की पत्नी को टिकट देने पे ओवैसी का अपना जवाब है। उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं 116 में से। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ओवैसी के रुदौली कस्बे में होने वाली पहली चुनावी सभा के पोस्टर्स में जिले का नाम अयोध्या के बजाय फैजाबाद लिख दिया गया था। इसे लेकर भी मीडिया में खबरें चलती रहीं और विवाद होता रहा। ओवैसी ने इसके ऊपर भी चुप्पी ली। हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो 2 दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। सियासत के जानकार कहते हैं पारंपरिक रूप से मुसलमान बीजेपी के खिलाफ किसी मजबूत पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। अब ये देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी उनकी कसौटी पे कितना खरा उतरती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में जहां डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं बिहार में बच्चे वायरल बुखार की चपेट में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसका प्रकोप न केवल यूपी से सटे सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल रहा है, साथ ही राजधानी पटना में भी सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के वार्ड्स भरे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बच्चा वार्ड है। इन बच्चों को जिला अस्पताल से यहाँ रेफर किया गया है। सारे बेड भरे हुए हैं और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कमोबेश से ही नज़ारा है। इन दोनों जगह बच्चों के बेड भरे हुए हैं। हमारे यहाँ अब जो 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, उसमें सभी के सभी बेड्स फुल हैं। 87 पेशेंट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी एडमिटेड हैं। इसमें तकरीबन 40% बच्चे हमारे निमोनिया के हैं। और निमोनिया आमतौर से जो है सर्दी खांसी के साथ शुरू होता है और फिर 2-3 दिन बाद
ये इन्फेक्शन फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद बच्चे को हाई फीवर होता है और सांस चलता है तेज़, पसली जिसको मारना बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो जितने भी भर्ती मरीज हैं उसमें 40% के लगभग निमोनिया के ही बच्चे हैं, जिनको कि नस में एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन हम लोग दे रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए इन बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि समस्या बुखार से शुरू हो रही है और फिर चमकी समेत कई तरह के अन्य लक्षण दिख रहे हैं। बुखार लगते लगते इसकी चमकी की बीमारी हो गई। और जब से होश ही ना आ रहा। लाइटिंग करता था तो पूरा मतलब करने के बाद चिल्ला चिल्ला के रोता था, बस उसी के बाद तो फिर हम लोग यहाँ पे लेके आए किया। बुखार लगल तो बुखार के सुइया दवाई पड़ल तो बुखार आराम हो गए, या फिर उल्टी होए लगल, आ उल्टी हो का चौकनी होए लगल। देखी ना कैसे होय भेल, अब लड़का कैसन है, ठीक होय कि पानी कखनू से कॉल चढ़ा दहु, ये पानी नीडिल बंद भेल है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के कोरोना टेस्ट में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। कोरोना नहीं है, इसका है जांच हम लोग करा चुके हैं और ये एक सामान्य फ्लू इन्फेक्शन है। और चूँकि लॉकडाउन में तो बच्चे घर में थे, उनको कम्युनिटी में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हुआ। अभी सभी बच्चे जो है आप कम्युनिटी में जा रहे हैं, जिसके चलते कि क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है, सीजन भी चेंज हो रहा है, तो इसके चलते भी जो कॉमन फ्लू है वही हो रहा है और उसके बाद ये निमोनिया में बहुत सारे बच्चे लैंड कर जाते हैं। फिलहाल राज्य सरकार का कहना है कि संख्या में बढ़ोतरी अवश्य हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस मौसम में वायरल बुखार होना आम बात है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।